स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के जो बड़े प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको वे सभी प्रश्न मिल जाएंगे जो 5 नंबर या बड़े प्रश्न जो होते हैं वह जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सभी प्रश्न इस सिंगल वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो अंत तक बने रहिएगा। इस प्रश्नों को बार बार आप इस वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए। आप कंठस्थ कर लेना इन प्रश्नों को। इनमें से आपके सभी प्रश्न जो बड़े वाले प्रश्न आएंगे आपके 4-5 नंबरों के, वह सभी प्रश्न इनमें से ही बनेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य सब्जेक्ट के भी लेके आएंगे ताकि आप बड़े प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर सकें। और स्टूडेंट्स जो भी बोल रहे हैं कि यही आएगा पेपर, बोर्ड का पेपर, ओरिजिनल पेपर, रियल पेपर, वह सभी फेक हैं स्टूडेंट्स। तो आप मेरे पास भी मैसेज करते हैं कि आप रियल पेपर लाइए। रियल पेपर स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर हैं, इस बार रियल पेपर नहीं आने वाला है, सिर्फ सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए भी एक वीडियो भी लेकर आया हूं जिसमें आपको सभी प्रश्न मिलेंगे जो आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रटना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। देखिए उत्तर लिखना है हमें। सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां हैं छिड़काव तंत्र, जिसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल की मात्रा कम उपलब्ध होती है। पाइपों के ऊपरी सिरे में घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव बुलई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। दूसरा तंत्र है हमारा डिप तंत्र, जिसमें बूंद बूंद विधि के द्वारा पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त मात्रा में मिलता रहता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खरपतवार क्या है? हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, खरपतवार वह अवांछनीय पौधे होते हैं, यह जंगली पौधे होते हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करें? इसके लिए खेत में निराई की जाती है। इस क्रिया के द्वारा पौधों को खेत में से जो इस प्रकार के पौधे होते हैं खरपतवार है, उन्हें पौधों को हटा दिया जाता है। खरपतवार हटाने की विधियां निम्न प्रकार से है। पटले या फिर हेरो, ये खरपतवार हटाना की विधि है। जब फसल की बुवाई से पहले हल चलाकर खेतों को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला, हेरो नामक कंपी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर आ जाते हैं। अगला है रासायनिक उपयोगों द्वारा। खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रासायनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, स्टूडेंट मर जाते हैं। कुछ आपको गलतियां मिल सकती है हिंदी में क्योंकि लिखा गया है सभी, तो गलती हो जाती है, किंतु फसल को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहार द्वारा खेत में छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेने से कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? इन प्रश्नों में से स्टूडेंट्स आपको छोटे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ दिया 3 नंबर में, प्रतिजैविक बताइए, सावधानियां नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ लेगा, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन नामक
सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया गया है। अब देखेंगे प्रतिजैविक लेते समय सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। प्रतिजैविक दवा का कोर्स भी अवश्य पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक आवश्यकता नहीं होने पर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अगली बार जब बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। अनावश्यक रूप से ली गई सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है। अब देखिए निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। ये स्टूडेंट्स 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सभी में आ सकते हैं। अंतर स्पष्ट करेंगे। वन्यजीव उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं। वन्यजीव उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ पर वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु के संसाधनों और उस क्षेत्र में आदिवासियों की पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के विशाल संरक्षित क्षेत्र हैं। अब देखेंगे चिड़ियाघर व अभ्यारण्य। चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहता है। यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जहाँ जानवर खुद ही शिकार कर भोजन प्राप्त करता है। अगला अंतर है संकटापन व विलुप्त स्पीसीज के बीच में। संकटापन मतलब कि इंडेंजर्ड स्पीसीज। जंतु वह जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है और विलुप्त हो जाते हैं। भारतीय शेर, गैंडा आदि श्रेणी में आते हैं। और विलुप्त स्पीसीज क्या है? एक्सटेंट स्पीसीज वह जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे डायनासोर। अगला है वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात नोरा कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात फौना कहलाते हैं। अगला है संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। पहला, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? देखिए एक एक देखेंगे। ये भी स्टूडेंट जो प्रश्न है वह 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सभी में आ सकता है। 2 नंबर देंगे तो 1 दे देंगे, 3 में 2 दे देंगे, 4 नंबर में भी 2-3 दे देंगे, 5 नंबर में 2-3 दे सकते हैं आपको एक साथ में। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष पाए जाने वाली सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। हम उनका संरक्षण करने पर उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखते हैं। जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए तथा जंतुओं के जीवन यापन के लिए अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है। यह हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य निधि है। अगला देखिए, संरक्षित वन भी अन्य जंतुओं के लिए अन्य है स्टूडेंट, अन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों पर अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। अगला है ग, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं जैसे कैसे है? यह सत्य है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में प्रवास करने वाली प्रागैतिहासिक प्रमाण मिले हैं जिनमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चला है। चट्टानों पर कुछ कलाकृतियां ऐसे लड़ते हुए लोग तथा जानवर का शिकार व नृत्य वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ आदिवासी आज भी वनों पर रहते हैं, वन उपजों का संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ों की छाल व जंतुओं के खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। घ है
वनमूलन के कारक व इसके प्रभाव बताइए। वनमूलन है स्टूडेंट्स, वनमूलन के कारक। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग, पशुओं के अतिचारण के कारण, और प्राकृतिक कारण हो जाएंगे दावानल, भीषण सूखा। वनमूलन के प्रभाव भी बताने स्टूडेंट्स, कारक हो गए, प्रभाव देखते हैं। वनमूलन के मुख्य दुष्प्रभाव निम्न प्रकार से। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, अधिक बाढ़ें, भूसंकलन, जलवायु परिवर्तन, वन में रहने वाले पशु पक्षियों को नष्ट होना, प्रवास करना, स्थलीय जल की कमी व भूमि का उर्वरता में कमी। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा पुस्तक क्या है? रेड डेटा बुक, ये डेटा है, टी आएगा बीच में। वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पीसीजों के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक पुस्तकें उपलब्ध है। अगला है माइग्रेशन, मतलब कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास मतलब माइग्रेशन होता है। कुछ स्पीसीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु के परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में निश्चित समय में उड़कर आते हैं। वे यहाँ पर अंडा देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण उस स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। जैसे कि हमारे करौंजा पक्षी आते हैं हमारे भरतपुर उद्यान में, या फिर हमारे सांबर लेक जयपुर में भी बाहर के पक्षी आते हैं। अगला प्रश्न है, वनमूलन से वर्षा दर किस प्रकार से कम हुई है, समझाइए। वनमूलन से वर्षा दर कम हो जाती है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाने रखने के लिए मुख्य कारक हैं। पौधे मृदा से जल को शोषण नहीं करेंगे तो बादल बनाने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं कर पाएंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों का भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यक होती है। कम वर्षा का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण पकड़ लेती हैं। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन का कारण बनती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे वर्षा की दर में कमी आएगी। अगला है, निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, नोट लिखना है। कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्र। पहले देखेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यह एक जेली जैसी पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठकों तथा अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम आदि। यह कोशिका की विभिन्न गतिविधियों में सहायता करते हैं। अब है कोशिका केंद्र, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सामान्यतः गोलाकार संरचना होती है तथा यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्र कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्र झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच में पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है। केंद्रक में एक छोटी संपन्न संरचना होती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोस कहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह जीन के धारक होते हैं और आनुवंशिक गुणों को जनक को से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। केंद्रक कोशिका में क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने के कार्य भी करता है या करवाता है। अगला है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता बताना है। तंत्रिका कोशिका का कार्य है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उसका स्थानांतरण करती है। इसके द्वारा यह हमारे शरीर में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करती है। मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र निम्न प्रकार से आपको बनाना है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है। अगला है,
पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। या फिर जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका के तुलनात्मक चित्रण की सहायता कीजिए। तो स्टूडेंट तुलनात्मक चित्रण इस प्रकार से बनेगा, ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, आपको इसी प्रकार से बनाना है। इसको नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन ये बनाना जरूरी है। कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब इनके अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका लिखेंगे एक तरफ, जंतु कोशिका एक तरफ। ये 2 नंबर में ही पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से 5 नंबर में ये दोनों पूछे जाएंगे। आपको पहले चित्र बनाना होगा, उसके बाद में अंतर बताना होगा। इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर कोशिकीय भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है। जंतु कोशिका में यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है और ये प्रोटीन युक्त होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, प्रमुख होती हैं। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती हैं और छोटी होती हैं। इसमें प्लास्टिड उपस्थित होता है, इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करना है। अथवा में क्या है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, और हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि का सचित्र वर्णन करें। स्टूडेंट से अलग अलग प्रश्न प्रकार से पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में सिंपल प्रश्न ही पूछ लिया जाएगा, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह है जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। वह अकेला ही नए जीव को जन्म देता है, इसमें 2 जनों की आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन केवल एक ही जनक में पाए जाने वाले जीव को जन्म देते हैं, वह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्न प्रकार से है। पहला है मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनी होती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर के केंद्रक 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है और मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित हो जाता है, जिस प्रकार से दिखाया गया है। इसमें देखिए अलग से है, फिर इसमें अलग से एक धीरे धीरे बन जाता है दूसरा हाइड्रा। अगला है द्विखंडन बाइनरी फिजियन या फाइजन। जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों में जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि का अधिकतम आकार में पहुंच जाता है तो पहले वाले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार 2 स्वतंत्र अमीबा बनते हैं। देखिए, पहले एक था, फिर पहले न्यूक्लियस 2 बन गए, अब पूरा 2 में विभक्त हो गया, 2 संतित बन गए। अगला है निम्न प्रश्नों पर टिप्पणी लिखनी है। एडम एप्पल। एडम्स एप्पल यौवनारंभ में लड़कों के स्वतंत्र स्वर यंत्र, जो आपने देखा होगा गले में के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा नवजात जाता है, वह एडम्स एप्पल कहलाता है। आपने देखा होगा अपने गले में एक नुकीला सा कुछ होता है, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। अगला है गौण लैंगिक लक्षण। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होना लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल लगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। यह लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों लड़कियों दोनों में अगल एवं जॉब के ऊपरी भाग तथा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। अगला है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। सभी मनुष्यों की कोशिका में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल कितने हुए? 23 दूनी 46। यह भी पूछ लेता है 1 नंबर में, 2 नंबर में कितने जोड़े होते हैं तो 23, या फिर पूरा पूछेगा कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46। इनमें से 2 गुणसूत्र, 1 जोड़ी लिंग सूत्र होते हैं, एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स होता है तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक्स लिखना है और ये स्त्री है,
मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सारा। युग्मक अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा पाया जाता है। जब गुणसूत्र अंडाणु शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 गुणसूत्र होंगे, मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु में निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होंगे तो युग्मज नर शिशु में विकसित होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु मित्र दोनों है, अथवा हमारे दैनिक जीवन में घर्षण शत्रु एवं मित्र दोनों हो सकता है, स्पष्ट करना है। घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तुओं की ऊर्जा में काफ़ी मात्रा में ऊष्मा व्यर्थ चली जाती है। घर्षण बल जैसे बसों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है या कम होता है। घर्षण बल के कारण मशीनों के गतिमान भाग घिंच जाते हैं। कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीन जल जाती है। अब घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कागज की सतह पर पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल से हम लिख पाते हैं। तेलीय अथवा चिकने पृष्ठ पर लिखना कठिन होगा क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं है। वाहनों के पहिए व सड़क के मध्य घर्षण बल के कारण रोकने में सहायता करते हैं, उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं। घर्षण के अभाव में वाहन में ब्रेक लगने से वाहन सड़क पर फिसल जाएगा। घूमता हुआ पट्टा पहिए पर परिधि पर घर्षण के कारण बना रहता है। एक चौक व ब्लैकबोर्ड के मध्य घर्षण, चौक है स्टूडेंट से पॉक नहीं है, एक चौक व ब्लैकबोर्ड के बीच में घर्षण ब्लैकबोर्ड है ये, पर लिखने में सहायता करता है। यदि घर्षण न होगा तो भवन निर्माण भी नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, मानव वाक्यांतर का चित्र बनाना है और इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या भी करनी है। वाक्यांतर के आर पार 2 वातुक इस प्रकार से तानित होते हैं कि इनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक्तुन कंपित होते हैं, जिससे ध्यान उत्पन्न होती है। जब वाक्यांत तने हुए होते हैं, पतले होते हैं, तो वाक्यांत का प्रकार, उसकी गुणता उस वाक्शीन से भिन्न होती है। तब वाक्तंतु ढीले और मोटे होते हैं। इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है स्टूडेंट्स वाक्यांतर का। अगला है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। अगला प्रश्न है, चित्र की सहायता से ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए होता है। देखिए, किसी आवेशित वस्तु की पहचान विद्युतदर्शी नामक उपकरण से होती है। विद्युतदर्शी में प्राय धातु की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर धातु की एक गोला या फिर डिस्क चक्र जुड़ा होता है। धातु की छड़ के दूसरे सिरे पर धातु की 2 पन्नी अथवा पत्थर जुड़े होते हैं। अगला, ये क्या होते हैं? कांच में एक जार में बंद होते हैं। यदि कोई अनावेशित वस्तु विद्युतदर्शी के छड़ के संपर्क में आती है तो इसके पात्रों में कोई अपसरण नहीं होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर यदि इसके संपर्क में कोई आवेशित वस्तु आती है तो इसके पत्र अपसारित हो जाते हैं। आवेशित वस्तु को हटा लेने पर अपसारित रहते हैं। तो इस प्रकार से सरल विद्युतदर्शी का ये चित्र है। इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, आपको चित्र भी बनाना होगा अगर एग्जाम में आता है तो। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा आने वाला प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आप इस प्रकार से बनाएंगे। पहले चित्र बनाएंगे, साथ में आपको सभी चीज़ें लिखनी होंगी। ये प्रकाश तंत्रिका बिल्कुल पीछे, रेटिना, कॉर्निया, लेंस, ये परितारिका,
पेशियाँ, सब चीज़ लिखनी होंगी आप। अगला देखिए, यदि परावर्तित किरणें आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो आपतन कोण का मान कितना होगा। देखिए, आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य में कोण 90 होता है, ये हमें पता है। और कोण आई और कोण आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो परावर्तन के नियम अनुसार आई बराबर आर होगा, तो आई प्लस आर बराबर 90 है, और आई और आर बराबर है, तो 2 आई बराबर हम 90 लिख सकते हैं, क्योंकि आर और आई बराबर है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, तो आई आ जाएगा 45। तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनमें अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। ये स्टूडेंट छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं। अम्ल वर्षा क्या है ये पूछ लेगा, और अम्ल वर्षा के कारक, प्रभावित करने वाले कारक बताइए, वो भी पूछ लेगा। तो विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लिखना बहुत जरूरी है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प पे अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये बारिश के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं और वर्षा में घुले इन अम्लों के कारण यह अम्ल वर्षा कहलाती है। इसके प्रभावित करने वाले कारक है, यह जब अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों के ऊपर गिरती है तो उन्हें उपस्थित अम्ल ऐतिहासिक स्मारक के संगमरमर जैसे के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए संगमरमर पत्थर के बने ताजमहल को भी क्षति पहुंच रही है। अम्ल वर्षा मिट्टी में की अम्लता को बढ़ा देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। साथ ही ये खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण भी बढ़ता है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, पौधे घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सूर्य प्रकाश में उपस्थित अवरक्त किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं तथा अपने ऊष्मीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं को गर्म करती है। कुछ विकिरणें पृथ्वी की सतह तथा अन्य वस्तुओं द्वारा परावर्तित करके वायुमंडल को वापस भेज दी जाती है, परंतु पृथ्वी द्वारा परावर्तित की गई विकिरणों को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं में पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर आई विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है और इन विकिरणों के कारण वायुमंडल के गर्म हो जाने को ही हम कहते हैं पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला प्रश्न है विश्व उष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त में भाषण लिखिए, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अपने शब्दों में बताइए। विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसे ही विश्व उष्णन कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में लगातार CO2, मीथेन आदि गैसों का स्तर में वृद्धि होना है। औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाले धुएं तथा वन काटने आदि इसके मुख्य रूप से जवाबदेही हैं, यह कारण है। विश्व उष्णन की वजह से ही हिमालय के गंगोत्री हिमनद पिघलने आदि शुरू हो गए हैं और पृथ्वी पर कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। एक रिपोर्ट अनुसार शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो कि एक संकटकारी स्तर है। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी पौधाघर गैसें, जो हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेज हैं, के उत्सर्जन की कमी करने के लिए अनेक देशों ने आपस में अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत हुआ क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अनुबंध है जिस पर बहुत सारे देश ने हस्ताक्षर किए हैं। व्यक्तिगत स्तर पर विश्व उष्णन प्रभावों को सीमित करने के लिए हमें अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, शीशा रहित पेट्रोल, वैकल्पिक ऊर्जा आदि के प्रयोग में जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। तो इस प्रकार था हमारा संपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 8 के आपके लिए बनाए हैं। अन्य इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट से बनाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो जुड़ रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।